से संवाद करके किया मार्गदर्शन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बूंदी के जिला कलेक्ट्रेट सभागार में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ में बैठक कर विकास योजनाओं और जनहित के कार्यक्रमों की समीक्षा की है। और आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। राज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करें। उन्होंने प्राथमिक और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक आवास नहीं मिलने वाले पात्र परिवारों की जानकारी लेकर निर्देश दिए कि ये सुनिश्चित करें कि सभी पात्र लोगों को आवास मिले। राज्यपाल बागड़े ने बूंदी जिले में सिंचित क्षेत्र की जानकारी लेकर संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए कि हर खेत तक पानी पहुंचे, ये सुनिश्चित करें। राज्यपाल बागड़े ने बूंदी जिले के सिंचित क्षेत्र की जानकारी लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि खेत में हर एक में पानी पहुंचने को लेकर गंभीर रहें और सुनिश्चित करें कि हर एक खेत में पानी पहुंचे। साथ ही आपको बता दें कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करें। जो भी समस्याएं सामने आती हैं उसको लेकर तत्काल रूप से त्वरित उसका समाधान किया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक आवास नहीं मिलने वाले पात्र परिवारों की जानकारी लेकर निर्देश दिए कि ये सुनिश्चित करें कि सभी पात्र लोगों को आवास मिले। कोटा में जिला परिषद सभागार में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ में संवाद के दौरान राज्य और केंद्र प्रवर्तित योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। राज्यपाल ने योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल देते हुए इनका लाभ आमजन तक प्रभावी रूप से पहुंचाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राज्यपाल ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिला आगे बढ़ने की भावना से कार्य करें और स्वयं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाए। और उन्होंने महिला एवं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं। राजीविका के तहत महिला एवं स्वयं सहायता समूहों को आगे बढ़ाने के निर्देश और किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा करते हुए उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं खेती, पशुपालन और सब्जी उत्पादन जैसे कार्यों में जुटी हुई हैं। विश्व टीबी दिवस 2025 के अवसर पर राजस्थान को टीबी उन्मूलन की दिशा में किए गए विशेष प्रयासों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सोमवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित गरिमामय समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राजस्थान को टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में देश में तीसरे स्थान पर रहने पर राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है। साथ ही बता दें कि चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ और मिशन निदेशक NHM भारती दीक्षित ने यह पुरस्कार प्राप्त किया है। केंद्रीय मंत्री नड्डा ने राजस्थान में टीबी उन्मूलन की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ किए जा रहे प्रयासों और उपलब्धियों को सराहा। उन्होंने कहा कि टीबी मुक्त भारत अभियान और टीबी मुक्त ग्राम पंचायत जैसी महत्वपूर्ण पहल को साकार रूप देने में राजस्थान ने उल्लेखनीय कार्य किए हैं। तो टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान का आयोजन किया गया, जहां पर राजस्थान को देश में तीसरा स्थान मिला है और उसको लेकर ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। केंद्रीय मंत्री नड्डा ने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। NHM भारती दीक्षित ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। राज्यसभा सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने धार्मिक नगरी खाटू श्याम जी आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की संख्या को और जनभावना को देखते हुए रिंगस से खाटू श्याम जी प्रस्तावित रेल लाइन के संबंध में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा। राठौड़ ने पत्र में प्रस्तावित रेल लाइन और रेलवे स्टेशन का निर्माण राज्य सरकार के राजस्व विभाग और रेलवे विभाग की ओर से निर्धारित मापदंडों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए गजट
अधिसूचना के अनुसार करवाने की मांग की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जो है पत्र और जनभावना को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव में जो है खाटू श्याम जी रेलवे स्टेशन और रिंगस से खाटू श्याम जी तक रेल लाइन के निर्माण का कार्य गजट नोटिफिकेशन के अनुसार करने के जो है संबंध को निर्देशित किया है और रेल मंत्री वैष्णव ने जो है निर्माण कार्य अधिसूचना के अनुसार हो इसके लिए विस्तृत जांच करने के भी निर्देश दिए। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने नई दिल्ली में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के नेता रामजीलाल सुमन की ओर से महाराणा सांगा के खिलाफ दिए गए बयान को घटिया, घृणित और अमर्यादित बताया है। बता दें कि राठौड़ ने कहा कि सुमन के बयान की जितनी निंदा की जाए उतना ही कम है। उन्होंने कहा कि सुमन ने ना तो इतिहास का अध्ययन किया और ना ही उन्हें इतिहास की जानकारी है। सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण को बढ़ाने वाली नीति और वोट बैंक की राजनीति के चलते राणा सांगा के खिलाफ इस तरह की ओछी बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुमन को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में जमकर नोकझोंक देखने को मिली है। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र का आज अंतिम दिन है। जो सरकार पहले दिन गिरी वो आज भी गिर रही है। प्रश्नकाल में उनके मंत्री जवाब नहीं दे पाए। विशेष रूप से बच्चों से जुड़े हुए सवालों के जवाब, स्कॉलरशिप से जुड़ा सवाल जब मैंने पूछा तो मंत्री बात नहीं रख पाए। तो वहीं सरकार के पास कोई तैयारी नहीं है। साथ ही बता दें कि बिजली पानी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ये सरकार बिजली पर चर्चा करवाने से जो है डर रही है। साथ ही जूली ने कहा कि सप्लीमेंट्री सवाल पूछने से भी हमें रोका जा रहा है। मंत्रियों को बचाने का प्रयास हो रहा है और बिजली पर चर्चा करवाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन बिजली पर चर्चा नहीं की गई। विधानसभा में हर पंचायत में कनेक्शन काटे जा रहे हैं। विधानसभा के इस सत्र का आज अंतिम दिन है और जो सरकार पहले दिन गिरने लगी थी वो आज तक भी गिरती आ रही है। आज भी आपने देखा होगा प्रश्नकाल के अंदर इनके मंत्री जवाब नहीं दे पाते हैं और विशेष रूप से बच्चों से जुड़े हुए प्रश्न के जवाब में जब मैंने स्कॉलरशिप का पूछा कि कॉलेज स्तर पे कितने बच्चों की स्कॉलरशिप पेंडिंग है तो मंत्री जी बता नहीं पाए। मैंने पूछा 24-25 और 23-24 दोनों ही सत्रों की SC, ST, OBC, MBC, SBC, EWS की कितनी स्कॉलरशिप पेंडिंग है। मंत्री जी कह रहे मैं लिख के लाया हूं, मैं घर आके बता दूं। एक अच्छा है कि घर आके बता रहे हैं, पर हकीकत आप सब लोग समझ रहे हैं। अगर आंकड़े होते तो मंत्री जी तुरंत बताते। ये इस सरकार की हालत है। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा, बिजली पानी सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन ये सरकार बिजली पे चर्चा कराने से बच रही है और बिजली पे चर्चा ही नहीं, सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछने से भी हमें रोका जा रहा है। अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि ये तो एक विधानसभा का इलाका का मामला है। ये विधानसभा का सदन का अधिकार है जो नेता प्रतिपक्ष को दिया हुआ है, वो कहीं भी पूछ सकता है। तो चूंकि मंत्रियों को बचाना है, मंत्री फंसे नहीं। आज इन लोगों की क्या तैयारी है बिजली को लेकर, पीक आवर्स में क्या स्थिति रहेगी। बार बार हमारी समय पे सवाल उठाते हैं। अब तो 1.5 साल होने को आ गए इनको कि आप लोग महंगी बिजली खरीदते थे। 100 बातें कहते हैं, पर हमने चाहे महंगी बिजली खरीदी हो, जनता को अंधेरे में नहीं रखा। आज जो स्थिति सरकार में बन रही है, 24 घंटे का नाम लेने वाली सरकार 15-16 घंटे बिजली दे रही है। 6 घंटे की बात करने वाली सरकार 5 घंटे के आसपास बिजली दे रही है, और वो भी ट्रिपिंग के माध्यम से। और जब गर्मी आएगी, हीट वेव चलेगी, बिजली की डिमांड बढ़ेगी, उस समय इनके पास क्या प्रबंध है, क्या इनकी व्यवस्थाएं हैं, उसको लेकर हम चर्चा करना चाह रहे थे। कार्य सलाहकार समिति के अंदर
बार बार कहने के बावजूद हमें सरकार की तरफ से आश्वस्त किया गया था, अध्यक्ष जी की तरफ से आश्वस्त किया गया था कि बिजली पे चर्चा जरूर कराएंगे, लेकिन सरकार डर के भाग गई, बिजली पे चर्चा नहीं कराई। खबर जयपुर से है, जहां पर सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने राजस्थान सहकारी शिक्षा प्रबंध संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अंतर्गत आयोजित महिला सहकारी समितियों के सुदृढ़ीकरण के लिए एक दिवसीय कार्यशाला को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भावना के अनुरूप देश में बीते एक दशक से महिलाओं को प्राथमिकता देकर योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मातृशक्ति के सम्मान के लिए हर घर शौचालय और लोकसभा साथ ही राज्य विधानसभाओं में भी महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। दत्त ने कहा कि अब हर योजना का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व और मंत्री झावर सिंह खर्रा के निर्देशन में नगरीय विकास विभाग नए आयाम स्थापित कर रहा है। सोमवार को MNIT में अभियंताओं की क्षमता संवर्धन के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का नगरीय विकास और आवासन मंत्री झावर सिंह खर्रा ने शुभारंभ किया। बतौर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झावर सिंह खर्रा ने इस अवसर पर अभियंताओं से संवाद कर उनका मार्गदर्शन किया है। खर्रा ने कहा कि व्यक्ति के जीवन में सीखने की कोई उम्र नहीं होती, अभ्यास से ही वह अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाता है। उन्होंने कहा कि इंजीनियर के रूप में आपका कार्य केवल इमारत बनाना नहीं है, बल्कि नगरीय विकास की प्रगति और समृद्धि की नींव को मजबूत करना भी है। आज की तेजी से बदलते समय में हमें कुछ नया और अलग सोचने की आवश्यकता है। उधर विश्व क्षय रोग दिवस पर 24 मार्च को श्वसन रोग संस्थान जयपुर में CME का आयोजन किया गया। CME में अधीक्षक प्रोफेसर डॉक्टर शोभा जैन और प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम सिंह यादव, प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार मीणा और विभागाध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार सिंह, जिला क्षय रोग अधिकारी जयपुर प्रथम डॉक्टर रविंद्र कुमार खत्री, प्रमुख विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र कुमार महिषा और विभाग के अधिकारी रेजिडेंट डॉक्टर उपस्थित हुए। बता दें कि जिला क्षय रोग अधिकारी जयपुर प्रथम डॉक्टर रविंद्र कुमार खत्री ने इस अवसर पर टीबी मुक्त ग्राम पंचायत को लेकर चलाए जा रहे अभियान पर विस्तृत चर्चा की है। और आपको बता दें कि डॉक्टर रविंद्र कुमार खत्री ने बताया कि अभियान के दौरान निक्षय मित्र बनाने में विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे कि उनकी तरफ से टीबी मरीज को पोषण किट और अन्य तरह की सहायता अधिक से अधिक मिल सके। तो विश्व क्षय रोग दिवस पर CME का आयोजन किया गया और जहां पर टीबी मुक्त अभियान पर भी विस्तृत चर्चा की गई है और निक्षय मित्र बनाने पर यहां पर ध्यान दिया जा रहा है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि निक्षय मित्र अधिक से अधिक बनाए जाएं, साथ ही जिससे कि और डॉक्टर रविंद्र कुमार खत्री ने यह भी बताया कि अभियान के दौरान निक्षय मित्र बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे उनकी तरफ से टीबी मरीजों को पोषण किट और अन्य तरह की सहायता अधिक से अधिक मिल सके। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर जिले के आलू उत्पादक किसानों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय केंद्र मोदीपुरम, मेरठ, उत्तर प्रदेश में 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण 25 मार्च से 31 मार्च 2025 तक चलेगा। प्रशिक्षण के लिए चयनित किसानों के दल को जिला कलेक्टर कानाराम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस अवसर पर उन्होंने किसानों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे विषय विशेषज्ञों से गहन अध्ययन करें और प्रशिक्षण सामग्री का लाभ उठाएं और सजीव प्रदर्शनी से सीखें। उन्होंने किसानों से वैज्ञानिक तकनीकी को अपनाकर आलू उत्पादन में वृद्धि करने और अपने गांव के अन्य किसानों को भी प्रेरित करने का आग्रह किया है, जिससे जिले में आधुनिक खेती को बढ़ावा मिले।
उधर बैंकॉक इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ओर से जो है ICEEE 2025 अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन किया गया, जिसमें कंप्यूटर वैज्ञानिक और डिजिटल डेवलपमेंट डॉक्टर DP शर्मा भी पहुंचे। कंप्यूटर वैज्ञानिक और यूनाइटेड नेशन से जुड़े डिजिटल डेवलपमेंट डॉक्टर शर्मा ने बताया कि विभिन्न तकनीकों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा उत्पन्न अवसरों के अंधाधुंध दोहन के साथ मानव की सुरक्षा एवं मानवीय मूल्यों को संतुलित करने की आवश्यकता है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि हम तकनीकी विकास की दुनिया में विश्व स्तर पर पीछे तो नहीं जा सकते, परंतु भविष्यगामी तकनीकी चुनौतियों के लिए सावधान रहते हुए नए तरीके और कानून बना सकते हैं। उधर बीकानेर के राजकीय डूंगर महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्रों ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। महानगर महामंत्री भागीरथ गोदारा ने कहा कि पिछले लंबे समय से महाविद्यालय में पीने का स्वच्छ पानी नहीं है, वहीं लाइब्रेरी में छात्रों को पुस्तक भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है, परिसर में CCTV कैमरे नहीं लगे। महाविद्यालय प्रशासन को इन सभी मांगों को लेकर अवगत कराया गया है। यदि जल्द कार्रवाई नहीं होती तो फिर छात्र आंदोलन करेंगे। 7 सूत्री मांगों को लेकर बीकानेर ABP महानगर द्वारा प्रदर्शन किया गया है। उसमें प्रथम मांग तो ये है कि गर्मी का समय आ गया है, संभाग का सबसे बड़ा महाविद्यालय होने के बावजूद यहाँ पे जो वाटर कूलर है, वाटर कूलर नाम पे सिर्फ कूलिंग है, लेकिन वहाँ कूलिंग कुछ नहीं है। ना पानी अच्छा पानी, ना मीठा पानी आता, ना ठंडा पानी आता, ना उसको समय समय से सफाई करते उसकी। और अपनी दूसरी मांग ये है कि जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर जो सेमेस्टर प्रणाली लागू होने के बावजूद 2 साल हो चुके हैं, लेकिन किताबें आई नहीं, विद्यार्थी परेशान हो रहा है। और अपनी तीसरी मांग ये है कि जो कॉलेज के CCTV कैमरे हैं वो खराब हो रखे हैं, तो हम उनको वापस चालू कराने के लिए प्रदर्शन करते हैं। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशों की अनुपालना में कार्यालय में जिला रसद अधिकारी के प्रवर्तन जांच दल ने जयपुर के सुल्तान नगर गुर्जर की थड़ी इलाके में बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए रसोई गैस सिलेंडर के अवैध भंडारण और अवैध रिफिलिंग का पर्दाफाश किया है। बता दें कि जिला रसद अधिकारी त्रिलोक चंद्र मीणा ने बताया कि प्रवर्तन दल ने मौके से 97 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। साथ ही घरेलू गैस के अवैध परिवहन में काम लिए जा रहे 2 वाहनों सहित एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर और इलेक्ट्रॉनिक कांटा भी बरामद किया है। तो जिला रसद अधिकारी की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है, जहां पर 97 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 97 गैस सिलेंडर से कहीं न कहीं रिफिलिंग और यहां अवैध तरीके से भंडारण किया हुआ था, उसका पर्दाफाश करते हुए ये कार्रवाई यहां पर अमल में लाई गई है, जिसके पास से जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर और 1-2 वाहन भी जब्त किए गए हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक कांटा भी यहां से बरामद हुआ है। डींग जिले के खोहरी गांव के रहने वाले हरि नामक व्यक्ति ने भरतपुर शहर के रणजीत नगर क्षेत्र स्थित एक मोबाइल टावर पर चढ़कर सनसनी फैला दी। हरि की मांग है कि उसके परिजन की हत्या के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। वहीं पुलिस प्रशासन टावर पर चढ़े व्यक्ति को समझाइश कर नीचे उतारने का प्रयास कर रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि भरतपुर कोतवाली थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि हरि अपने परिजन की हत्या के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है और हरि का कहना है कि पुलिस ने अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है, जिससे वो आहत होकर यानी कि नाराज है। पुलिस और स्थानीय प्रशासन उसे लगातार समझाने और नीचे उतारने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल घटनास्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। उधर नई दिल्ली में 24 मार्च से खेले जा रहे अखिल भारतीय सिविल सेवा क्रिकेट प्रतियोगिता में फाइनल मुकाबले में कप्तान राष्ट्रदीप की अगुवाई में राजस्थान टीम ने दिल्ली को एक रोमांचक मुकाबले में 5 रन से हराकर इतिहास रच दिया। दिल्ली की रीजनल बोर्ड की टीम, जिसमें पूर्व भारतीय खिलाड़ी परविंदर अवना और IPL खिलाड़ी शशांक वशिष्ठ भी इस टीम का हिस्सा थे, जिसको राजस्थान टीम ने भारत नगर स्टेडियम नई दिल्ली में खेले गए फाइनल मैच में राजस्थान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 234 रन बनाए और इस दौरान राजस्थान ने इस
फाइनल मुकाबले को जीत लिया। कप्तान राष्ट्रदीप यादव के नेतृत्व में पहली बार राजस्थान ने इस फाइनल का खिताब जीतकर इतिहास रचा है। शासन सचिव के पाठक ने टीम को विजेता बनने पर बधाई दी। उधर डूंगरपुर में जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के ईडीपी सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में गर्मी के मौसम में पेयजल आपूर्ति, विद्युत सप्लाई, जल जीवन मिशन के कार्य प्रगति सहित समस्त विभागों की कार्य प्रगति की जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए हैं। वहीं बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश चंद्र धाकड़, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौड़ सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। उधर टोंक की 112 पुलिस की हेल्पलाइन गाड़ी ने अरबी फारसी शोध संस्थान के सामने रोड के किनारे खड़ी 3 गाड़ियों को टक्कर मार दी। वहीं खड़े कुछ लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि इस टक्कर में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन गाड़ियों को भारी नुकसान हुआ है। गाड़ी मालिकों ने जब इसका विरोध किया तो उसमें बैठे पुलिसकर्मियों ने अपनी वर्दी का रौब जमाते हुए उनके साथ धक्का मुक्की की और उल्टा गाड़ी मालिकों को धमकाकर वहां से चल दी। गाड़ी मालिकों ने पुलिसकर्मियों पर नशे में होने का आरोप लगाते हुए रोष जताया और साथ ही दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। मेरी गाड़ी के बाहर खड़ा हुआ था, 112 की गाड़ी आई और ड्राइवर शराब पी रखा था और उसके साथ में एक दीवान जी और थे, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ। और अरबी पार्क के सामने मैंने गाड़ी लगा रखी थी, वहाँ पे लाके गाड़ी को ठोक दी। 3 गाड़ियों का उन्होंने नुकसान कर दिया हमारे। मैंने ड्राइवर को बोला रुको, तो ड्राइवर हमारे धक्का मुक्की करने लग गए। वो कोई जान माल की भी हानि हुई है? नहीं, हमारे ऊपर चढ़ा दिया था, वो हम भग गए। गाड़ी के पास में खड़े थे हम। गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था इको RJ14 TG 3340 और तभी अचानक से 112 गाड़ी आई और अचानक उसने घुमा के, और मुझे लगता है कि ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। और हमारे एक बंदा यहाँ खड़ा हुआ था, मरता मरता बच्चा है, गाड़ी का मतलब आ ही गया था, लेकिन वो एकदम भगा है। ये गाड़ी ठोक के और फिर ये वाली गाड़ी ठोकी उसने। स्पीड बहुत ज्यादा थी गाड़ी। क्या टैक्सी यूनियन FIR दर्ज कराएगा? जी। उधर बांसवाड़ा में जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी जिलाध्यक्ष अब्दुल गफ्फार के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से पालोदा हत्या प्रकरण में राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया गया कि पालोदा में कल 12 वर्षीय बालिका की निर्मम हत्या कर दी गई और जिसमें के लिप्त आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इसके अतिरिक्त जिले में जो है चोरी डकैती जैसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस पर भी जिला प्रशासन कार्रवाई करे और इस प्रकार की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए उचित कार्रवाई करें ताकि आगे इस प्रकार की घटनाएं ना हो पाएं। इस दौरान उप जिला प्रमुख विकास बामनिया, राकेश सेठिया, धर्मेंद्र तेली, भारत दोषी सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। ज्ञापन देकर प्रशासन से जल्द जो है न्याय की मांग की है। खबर मालपुरा से है, जहां पर गुमशुदा मां बेटी का शव पचेवर कस्बे के पास रविवार को पानी से भरे फार्म पॉन्ड में मिला है। वहीं पता लगने के बाद ग्रामीणों की भीड़ वहां जमा हो गई। उधर ग्रामीणों से इसकी सूचना मिलने के बाद में पचेवर थाना प्रभारी मुकेश कुमार जब्ते के साथ में मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से दोनों शव पानी से निकाले गए। पहले बेटी का शव निकाला गया, फिर 2 घंटे बाद मशक्कत के बाद में उसकी मां का भी शव जो है तलाश कर बाहर निकाला। पुलिस ने शवों का मालपुरा अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया है। थाना अधिकारी मुकेश चौधरी ने बताया कि मां बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज थी, दोनों की तलाश की जा रही थी। वहीं रविवार को मां बेटी का शव बरामद हुआ है। तो गुमशुदा मां बेटी का शव यहां पचेवर पॉन्ड से जो है बरामद हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि उनका शवों की तलाश पहले से की जा रही थी, जिनकी रिपोर्ट्स भी पहले से गुमशुदगी की दर्ज थी। उसके आधार पर पुलिस लगातार छानबीन और जांच पड़ताल में जुटी हुई थी, लेकिन भरे हुए फार्म पॉन्ड से जो है दोनों का मां बेटी का जो है शव बरामद हुआ है और उनको निकालकर पोस्टमार्टम के लिए मालपुरा अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।